क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो छटे हुए गुंडे हैं और वो इस देश को पुलिस राज्य में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं कि जो पहले अत्याचार होते थे अब अत्याचार कई गुना होंगे, गुंडागर्दी अपने चरम पर होगी, आपको दिखेगी और ये सरकारी और पुलिस की गुंडागर्दी दिखेगी आपको। लेकिन जिनका काम ही देश में दहशत और गुंडागर्दी फैलाना है और ये केन प्रकार सत्ता में बने रहना है, भ्रष्टाचार करना जिनकी रग रग में, सांस में शामिल हो चुका है, समझे ना जी? नफरत और घृणा जो लगातार फैला रहे हैं वो कहां, उनके बस की कहां है, इतनी अकल कहां है कि कानून बना सके। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कल 1 जुलाई है और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय, तो ये कानून पास हो रहे हैं। और जब ये कानून पास हुए थे तो 97 सांसद जो थे वो निलंबित थे और इसको लेकर जो है कर्नाटका और ममता बनर्जी ने भी जो है लेटर लिखा गृह मंत्री को कि ये जो कानून है इनको नहीं लागू होने चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो मैं ये मानता हूं कि केवल लेटर लिखने से काम नहीं, सभी राज्यों को, सभी राज्य सरकारों को जो भी हैं, जहां भी हैं, उन सबको एक बाकायदा लेटर ये चेतावनी देते हुए लिखना चाहिए कि अगर इसको लागू किया गया और इस स्थगित नहीं किया गया तो फला तारीख पे देशव्यापी आंदोलन होगा। ये लेटर इस तरह से लिखना चाहिए। ये नहीं कि भाई इसको लागू मत करो, ये कहने से कुछ नहीं फर्क होने वाला, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो छटे हुए गुंडे हैं और वो इस देश को पुलिस राज्य में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं। और ये जो कानूनों में संशोधन किया गया, ये जिस तरह से किया गया, आपने कहा कि 97 सांसद थे, 97 सांसद तो लोकसभा के थे, राज्यसभा के भी थे, तो टोटल मिला के लगभग 150 सांसद थे जिनको बाहर निकाल दिया गया। और इन तीनों कानूनों को, जिनमें आईपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन तीनों को जो न्याय संहिता और न्याय उसके नाम पे जो इन्होंने बनाया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसके आधार पर इन्होंने, इसीलिए कि इस पर चर्चा ना हो, बहस ना हो, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो इसमें देश को पुलिस राज्य बनाने के लिए जो तब्दीली कर रहे हैं, इस पर चर्चा ना हो, लोगों तक ये बात ना पहुंच जाए, इसलिए इतने सांसदों को बाहर निकाल के इन कानूनों को बिना किसी चर्चा के, बिना वोट के पास करा लिया गया। तो ये निश्चित रूप से पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। देश के लोगों की जुबान को, उनकी गर्दन को दबोचने के लिए ये सारा कानून बनाया गया, पुलिस राज स्थापित करने के लिए कानून बनाया गया है। मैं समझता हूं विपक्ष को और तमाम और जो राज्य में जो पार्टियां हैं, उन सबको, सरकारें हैं, उन सबको मिलकर इसका कल ही से पुरजोर विरोध करना चाहिए, सड़क पर विरोध करना चाहिए। सर, जिस तरह से पुलिस के अधिकार इस कानून में बढ़ाए गए हैं कि अब जो है 90 दिनों तक वो हिरासत में रख सकते हैं बिना ट्रायल के, वो लगातार जो है जुडिशियल कस्टडी के बिना, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पुलिस कस्टडी में लगातार मौत होती है और इतने दिन तक वो वकील का खर्चा कैसे उठाएंगे? आप खुद वकील हैं, सारी चीज जान रहे हैं। केवल वकील के खर्चे की बात नहीं है, बात उससे भी पहले इस बात की है। वकील के खर्चे को तो आप चलो कह सकते हो कि लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन बात इससे आगे की है कि जब पुलिस इतने प्रतिबंध होते हुए कस्टडी में इतनी डेथ होती हैं, अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखो तो रिकॉर्ड टूटा हुआ है, 2,500-3 हजार से ज्यादा लोगों की मौतें कस्टडी में मौत हुई है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है। सो जब पुलिस को आप पूरी खुली छूट दे रहे हो कि 90 दिन तक वो अपने आप ही जो हिरासत में रख सकती है, उसे किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं, ये सारी जब चीजें हो जाएंगी तब वो कितना जुल्म करेंगे आप उसे बताइए, आप उसको सोचिए। आप तब तो किसी को भी उठा के कभी भी मार दो, कहीं मार दो, कह दो एक्सीडेंट पे मर गया, हमें क्या पता कहाँ, कहीं मार के साला नहर में डाल दो, किसी पोखर में डाल दो, कहीं डाल दो, तब क्या स्थिति होगी? इसी बात को रोकने के लिए जो पहले कानून थे वो बहुत अच्छे थे। और कानून का, भारत का जो कानून है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसका एक बेसिक आधार रहा है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा न हो। लेकिन यहां तो आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले ही आप उसको अपराधी बना के साला पुलिस के कस्टडी में आप रखे हुए हैं। आप पुलिस के कस्टडी में रखने के आपको आपने अधिकार दे दिए हैं, जो चाहे आप वो कर लें, ये सारा कानून में आपने तब्दील कर दिया। इसका क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पहले अत्याचार होते थे अब अत्याचार कई गुना होंगे, गुंडागर्दी अपने चरम पर होगी, आपको दिखेगी, और ये सरकारी और पुलिस की गुंडागर्दी दिखेगी आपको। सर, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है, आप क्या कहेंगे? नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब, देखिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि कई प्रावधान
केवल उनके नाम बदले गए हैं, नंबर बदले गए हैं कि बस इतना ही। और वैसे भी इन अनपढ़ लोगों के पास, इन गुंडों के पास में अकल कहां से है भाई? उसको कानून बनाने के लिए और कानून सबके लिए बेहतर साबित हो सके, कम से कम उसमें उसके माध्यम से अन्याय हो और अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, ये बनाने के लिए बुद्धि चाहिए। लेकिन जिनका काम ही देश में दहशत और गुंडागर्दी फैलाना है और ये इनके प्रकार सत्ता में बने रहना है, भ्रष्टाचार करना जिनकी रग रग में, सांस में शामिल हो चुका है, समझे ना जी? नफरत और घृणा जो लगातार फैला रहे हैं, वो कहां, उनके बस की कहां है? इतनी अकल कहां है कि कानून बना सके? तो बहुत से प्रावधान एज इट इज है, शब्द बाई शब्द ज्यों की त्यों हैं, केवल नंबर बदल दिए गए हैं, सिर्फ इतना। इसलिए बीबीसी ने जो कहा कि नई बोतल में पुरानी शराब है, ये है। सर खैर अब तो आप खुश होंगे क्योंकि इस सरकार ने पहला काम 18 जून को किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके 20,000 करोड़ रुपए की राशि जो है किसान सम्मान निधि योजना की, वो किसानों को दी है। तो अब तो आप खुश होंगे? नहीं, मैं काहे को खुश होऊंगा? हाँ। भाई, जिन किसानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, ये 20,000 की राशि अपनी जेब में रख, सरकारी खजाने में रख, किसी किसान को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान को एमएसपी का सही मूल्य दे, सही मूल्य एमएसपी का, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो उसकी किसान की टोटल मेहनत है, उसकी लागत है, और उसके ऊपर 50% वो देना सरकार। किसान को नहीं चाहिए ये जो भीख दी जा रही है, किसान को नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं। तुम एक तरफ ले रहे हो, अब तक बताया जा रहा है कि 3,20,000 करोड़ के लगभग वो मतलब किसानों को दिया गया, पर अगर आप कैलकुलेट कर लें कि जब से ये देना शुरू किया और अब तक का किसान जितना डीजल इस्तेमाल करता है, मैं केवल डीजल की बात कर रहा हूं, बाकी और चीजों को छोड़ दो आप, जितना डीजल किसान इस्तेमाल करता है उस पर जो पैसे बढ़ाए गए हैं, उस पैसे से इससे कई गुना सरकार वसूल कर चुकी है। तो दिया क्या किसान को? कुछ भी नहीं। लेकिन किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर तबका है, बहुत बुरी स्थिति है, वो इस सारी चालबाजी को समझ नहीं पा रहा। जिस दिन समझ जाएगा उस दिन उखाड़ कर फेंक देगा। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, पहली बार इसमें ही राम मंदिर टपकने लगता है और हवाई अड्डों की क्या हालत हो रही है आपको पता है, क्या कहेंगे सर? भैया, इनके भ्रष्टाचार ने ना राम को छोड़ा ना किसी को छोड़ा। ये राम के नाम पर राम की ही कब्र खोदने का काम करते हैं भाई मेरे। आप अब देख रहे हो, आप सही बता रहे हो कि क्या गड्ढों का हाल है। 844 करोड़ जिस राम पथ को बनाने में लगे, उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो गए, है ना। और अंधेरे में अगर कोई बेचारे को नहीं दिखा गया तो सीधा जो है ऊपर जाने का उसका टिकट कट जाएगा, हड्डी पसली तो बचेंगे ही नहीं। देखिए, ये विशेषकर मैं नाम लेके कर रहा हूं, मोदी और मोदी की जितनी टीम है, अलीबाबा 40 चोर है ना, तो मोदी के नाम से तो अलीबाबा और कई सारे चोर मिलके 40 से भी कहीं ज्यादा है। ये सारे के सारे छटे हुए बेईमान, छटे हुए झूठे, रिश्वतखोर, भ्रष्ट लोग हैं और देश को लूटने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया। और धर्म के नाम पर अपनी इस बदमाशी को, अपने इस भ्रष्टाचार को, अपने इस बेईमानी को, अपने इस झूठ को, अपने इस निकम्मेपन को छुपाने के लिए इन्होंने धर्म का नाम लिया है, राम का नाम लिया है। ना ये राम को मानने वाले हैं, ना ये राम को मानने वाले थे। ये केवल और केवल सत्ता की हवस में डूबे हुए, सत्ता के लिए जीने वाले और सत्ता के लिए मरने वाले लोग हैं।